हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं बेंडिंग ऑफ बीम। बेंडिंग ऑफ बीम को आप कई और नामों से कह सकते हैं, बेंडिंग मोमेंट या इंटरनल बेंडिंग मोमेंट या रिस्टोरिंग बेंडिंग मोमेंट। इसका क्या फॉर्मूला होता है, मैंने फॉर्मूला आपके पास लिख दिया हुआ है। जी, कैपिटल जी इज इक्वल टू होता है वाई आई जी अपॉन आर। तो यहाँ पर वाई होता है यंग मॉडुलस, आई जी होता है ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखेंगे कि ये फॉर्मूला कैसे आता है इस डेरिवेशन में, लेकिन सबसे पहले ये समझना जरूरी है व्हाट इज बीम। तो बीम के लिए जरा आप एक इमेजिनेशन बनाइए। ये आपके पास मार्कर दिख रहा है, ठीक है, हाइलाइटर है, ओके। मार्कर तो मेरे पास ये है, ये मार्कर है और ये आपके पास हाइलाइटर है। इस हाइलाइटर की जरा थिकनेस आप मेजर करिए, तो थिकनेस क्या होगी, ये थिकनेस होगी और ये इसकी लेंथ है। अगर थिकनेस कम हो एज कंपेयर टू लेंथ, फिर से लेंथ ज़्यादा हो एज कंपेयर टू थिकनेस एक बात, या फिर जो इसका ये डायमीटर है ये कम हो एज कंपेयर टू इट्स लेंथ, तो बीम एक्चुअली में है क्या। इन्हीं दोनों की हेल्प से, हाइलाइटर की और मार्कर की हेल्प से मैं आपको डेफिनेशन बताता हूं बीम की। बीम है क्या, बीम इज अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर ऐसा आर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन। बीम इज अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर आर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हुज लेंथ इज, जो लेंथ है इसकी, हुज लेंथ इज वेरी लार्ज as compared to its diameter, length is very large as compared to its thickness। तो डेफिनेशन देख लेते हैं बीम की। तो बीम इज अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर आर, यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर आर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हुज लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स थिकनेस। तो आपको बात समझ में आ गई। अब ये समझना है कि बीम में एक्चुअली में क्या होता है। बीम में होता यह है कि कोई भी बीम होती है तो बहुत सारी उसमें थिन प्लेन हॉरिजॉन्टल लेयर्स होती हैं। बीम में बी कंसीडर एज इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन प्लेन हॉरिजॉन्टल लेयर्स। फिर लेयर के बारे में सीखेंगे कि लेयर में क्या होता है। लेयर क्या कंसिस्ट करता है, लेयर भी कंसिस्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ फिलामेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स होते हैं। अभी बताता हूं, देखिए पहले ये समझना है कि बीम में बी कंसीडर एज इट इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन प्लेन हॉरिजॉन्टल लेयर्स। क्या है, ये है बीम। ये जो बीम बनी है ये क्या है, बहुत सारी थिन प्लेन, ये कैसी है, थिन प्लेन हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं जिनको एक के ऊपर एक रख करके बीम बनाया गया है। तो ये लिखा हुआ है कि थिन प्लेन हॉरिजॉन्टल लेयर्स प्लेस्ड वन अबव द अदर्स, एक के ऊपर एक रख दिया गया है। तो ये बात समझ में आ गई कि बीम क्या है। बीम या तो सर्कुलर होगी या रेक्टेंगुलर होगी। अच्छा, रेक्टेंगुलर अगर होगी तो उसमें बहुत सारी लेयर्स होंगी। कैसी लेयर्स होंगी, थिन हॉरिजॉन्टल, ये कैसी हैं, थिन प्लेन हॉरिजॉन्टल लेयर्स हैं। अब एक लेयर के बारे में जरा सोचिए, एक लेयर ये बना दी गई है, ये एक लेयर है, इसी लेयर को यहाँ पर कट कर लिया गया है। इस लेयर में क्या देख रहे हो आप, लार्ज नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट हैं। कैसे हैं, लार्ज नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट। तो जो यहाँ लिखा है फिलामेंट्स इन लेयर, तो ये जो फिलामेंट्स हैं ये कैसे हैं, लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स हैं एक लेयर में। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ईच लेयर कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल मेटेलिक फाइबर। तो यहाँ पर ये जो लाइंस बनी हुई ये क्या है, ये मेटेलिक फाइबर्स हैं। इनको आप क्या बोलते हो, इनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स। तो ये मेटेलिक फाइबर हैं, इनको आप बोलते हो लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट। तो मोटा मोटा आपको क्या समझ में आया कि बीम इज अ रॉड ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर आर क्रॉस सेक्शनल आर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ठीक है। और ये समझ में आया कि बीम इज अ मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ थिन प्लेन हॉरिजॉन्टल लेयर्स प्लेस्ड one above the others and each layer consists large number of parallel longitudinal metallic fibers
प्लेस्ड साइड बाय साइड। ये कैसे हैं? एक के बगल में दूसरी, एक के बगल में दूसरी, साइड बाय साइड। पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल मेटालिक फाइबर्स प्लेस्ड साइड बाय साइड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट। तो आपको इतना पता चला कि बीम में लेयर्स होती हैं और लेयर्स के अंदर क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट्स होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब मुझे समझाना है आपको कि क्या एक्सप्रेशन होता है बेंडिंग मोमेंट का या बेंडिंग ऑफ बीम का। ठीक है, तो क्या करना है इसके लिए? एक आपको बीम लेनी है। इन दोनों फिगर का काम हो गया। बीम लेनी है। बीम को आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे मैं सिंपल तरीके से बता दूं आपको। ये आपके पास बीम है, ये आप ऐसे एक बीम ड्रा कर लीजिए, ये बीम। तो इस बीम में क्या दिख रहा है आपको? इस बीम में आपको क्या, ये ऊपर का टॉप भी हो गया और यहां पर आपके पास एक लेयर होती है, ये होती है न्यूट्रल लेयर। क्या होती है? न्यूट्रल लेयर। मैं आपको बताऊं, ये न्यूट्रल फिलामेंट होता है। जैसे आपके पास ये एक बीम दिखे, तो इस बीम में ऐसे नहीं, मैं आपको और दिखाता हूं आसानी के साथ समझ में आए। जैसे आपके पास ये है, देखिए ऐसी बीम होगी तो यहां से तो टॉप भी होगा और इस साइड से देखोगे तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा क्या? ए, ये बी और ये सी, ये डी हो जाएगा। ए बी सी डी एक बीम हो जाएगी और इस बीम में एक लाइन बीच में होती है जिसको आप बोलते हो न्यूट्रल फिलामेंट या न्यूट्रल एक्सिस। जरा देख लीजिए यहाँ पे क्या है, ये तो टॉप भी हो गया, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी हो गया और ये जो लाइन होती है वो होती है न्यूट्रल फिलामेंट जो बीच में। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट हैं, तो हम एक फिलामेंट जो बीच में होगा उसको कंसीडर करते हैं न्यूट्रल फिलामेंट। तो ये आपके पास न्यूट्रल फिलामेंट है एन डैश, और यहाँ पर था ए, यहाँ पर था बी, यहाँ पर था सी और ये हो गया डी। इतनी बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, देखिए क्या लिखा गया है, देखिए इसको मैंने पॉइंट में बना दिया है 1 2 3 4। ये जो स्टार बनाया है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ज़्यादा आप ध्यान रखेंगे। लेट अ स्ट्रेट बीम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर आर्क। ऐसी कोई बीम थी, उसको इस तरह से मोड़ दिया गया है। कैसे मोड़ेंगे? बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल टॉर्क। यहाँ पे आप टॉर्क लगाएंगे इस साइड से, तो जैसे किसी को मोड़ना होता है तो कैसे लगाते हैं? टॉर्क ऐसे करके लगाते। तो क्या हुआ, ये टॉर्क इधर है, ये टॉर्क इधर है, इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क है। एक्सटर्नल टॉर्क ऐसा है, इक्वल एंड अपोजिट है। तो एक टॉर्क लगाया गया इस बीम में। तो बीम कैसे थी? कंसीडर या लेट अ स्ट्रेट बीम इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर आर्क। ये बीम थी, उसको ऐसा बेंड किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? बाई अप्लाइंग टॉर्क, बाई अप्लाइंग एक्सटर्नल टॉर्क। कहाँ पे लगाते हैं? एट द एंड्स लगाते हैं। फिर क्या होगा? एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करने की वजह से क्या होगा? ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बीम। मतलब ये हुआ कि बीम का जो मटेरियल है उसके पास इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। आप जैसे छोड़ते हो वैसे ही वो अपने ओरिजिनल शेप को अडॉप्ट कर लेती है। मतलब ये हुआ आपने एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई करके डिफॉर्म किया, तो उसके अंदर, बीम के अंदर अब क्या हो रहा है जरा देखिए। ये जैसे ही बीम को आपने ऐसे टर्न किया तो ये एक आर के फॉर्म में आ गया। तो हो क्या रहा है, इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस है उसके ऊपर की जो लेयर्स हैं वो एलोंगेट हो रही हैं, उन पे लग रहा है एक्सटेंसिव फोर्स। क्या लग रहा है? एक्सटेंसिव फोर्स। सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव फोर्स कहाँ लगेगा? जो बाहर की लेयर होगी, आउटर लेयर होगी। इस बीम की जो आउटर लेयर होगी उस पर ज़्यादा एक्सटेंसिव फोर्स लगेगा और जो सबसे नीचे होगी उस पर ज़्यादा कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। फिर से ऊपर वाली लेयर पर एक्सटेंसिव फोर्स लगेगा, वो खींच रही है, और अंदर वाली जो लेयर है, सबसे अंदर के लिए इनर लेयर है, वो थोड़ा सा कंप्रेस हो रही है। ये शॉर्टेंड हो रही है और ये एलोंगेट हो रही है। तो इसको दिखाया कैसे गया है? देखिए पहले ज़्यादा लाइन दिखाई गई है, इसका मतलब ज़्यादा फोर्स लगा, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद जैसे ही न्यूट्रल लेयर पे आए जीरो हो गया। न्यूट्रल लेयर पे क्या हो गया? जीरो। फिर नीचे वाले में देखिए जरा सा, अंदर की ओर जो कंप्रेसिव फोर्स है वो सबसे नीचे वाली लेयर पे सबसे ज़्यादा है, और धीरे धीरे जैसे न्यूट्रल लेयर के पास पहुंच रहे हैं, न्यूट्रल एक्सिस के पास पहुंचेंगे, कम हो जाएगा। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अप्लाई किया है एक्सटर्नल
टॉर्क। जब टॉर्क अप्लाई किया तो न्यूट्रल लेयर के ऊपर के, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की जो लेयर्स हैं उन पे लग रहा है एक्सटेंसिव फोर्स, और न्यूट्रल लेयर के नीचे की जो लेयर्स हैं या न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की लेयर हैं उन पे लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स। हुआ क्या, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आ गया। यही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स क्या बनाता है, रेस्टोरिंग टॉर्क या रेस्टोरिंग कपल जनरेट कर देगा। देखो ये एक्सटर्नल टॉर्क है या एक्सटर्नल कपल है जो आपने अप्लाई किया है, इसी के अप्लाई करने की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, न्यूट्रल लेयर के ऊपर की लेयर्स और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की लेयर्स, एक में हो रहा है एक्सटेंशन ऊपर में और नीचे वाली लेयर में हो रहा है कंप्रेशन। तो ये दो फोर्स लग रहे हैं, एक बढ़ा रहा है, एक एलोंगेट हो रही है लेंथ, एक यहाँ पे कंप्रेसिव हो रही है लेंथ कंप्रेस हो रही है, शॉर्टेंड हो रही है। तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं और यही दोनों मिलकर बनाते हैं इंटरनल या रेस्टोरिंग कपल या टॉर्क। और ये इंटरनल रेस्टोरिंग टॉर्क इक्वल एंड अपोजिट होता है एक्सटर्नल टॉर्क के, अप्लाइड एक्सटर्नल टॉर्क के। लैंग्वेज में देखते हैं क्या लिखना जाएगा, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ बीम रेस्टोरिंग फोर्सेस कम इनटू प्ले। जैसे ही आपने अप्लाई किया, एक्सटर्नल टॉर्क लगाया, अब इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से जो रेस्टोरिंग फोर्सेस हैं वो रोल में आ गए हैं और उनका रोल ये है कि ये अंदर की तरफ कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है और ये एक्सटेंसिव फोर्स बाहर लग रहा है। ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं। यही दोनों फोर्स मिलकर क्या बना रहे हैं, रेस्टोरिंग फोर्सेस कम इनटू प्ले एंड कंस्टिट्यूट रेस्टोरिंग कपल या रेस्टोरिंग टॉर्क विच इज इक्वल एंड अपोजिट टू द एक्सटर्नल टॉर्क। यहाँ एक डेफिनेशन निकल के आती है, जो मैग्नीट्यूड होगा किसका, रेस्टोरिंग टॉर्क का, मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्टोरिंग टॉर्क इज कॉल्ड बेंडिंग मोमेंट, कैपिटल जी। क्या होता है, रेस्टोरिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्टोरिंग टॉर्क या मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्टोरिंग कपल इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट। एक डेफिनेशन अभी आपको और मिलेगी मैथमेटिकली, यहां पर इतना आप लिख सकते हैं, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ रेस्टोरिंग कपल या आर रेस्टोरिंग टॉर्क इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट में हुआ क्या, जो मैंने बताया कि कौन सी लेयर एक्सटेंसिव फोर्स फील करती है, कौन सी लेयर कंप्रेसिव फोर्स फील करती है, वो लैंग्वेज में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसीडर अ स्मॉल पोर्शन। सॉरी, इससे पहले यहाँ आ जाइए, ड्यू टू द बेंडिंग की वजह से, मैंने पहले ही बोल दिया था, बेंडिंग की वजह से होता क्या है, फिलामेंट जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर होते हैं, ये जो फिलामेंट्स हैं, यहाँ जो फिलामेंट्स होंगे वो क्या होंगे, एलोंगेट होंगे। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के जो फिलामेंट्स हैं सारे, यहाँ बहुत सारे होंगे, वो एलोंगेट होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि उनमें एक्सटेंसिव फोर्स लगेगा। और जो फिलामेंट्स न्यूट्रल एक्सिस के नीचे होंगे उन पे लगेगा कंप्रेसिव फोर्स और वो हो जाएंगे शॉर्टेंड। तो यहाँ लिखा हुआ है, एलोंगेटेड वाइल फिलामेंट बिलो द न्यूट्रल एक्सिस गेट शॉर्टेंड बट मिड फिलामेंट रिमेन्स सेम इन लेंथ। जो मिड फिलामेंट होगा, जो न्यूट्रल एक्सिस होगी, उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हमने क्या किया, अब हमको चाहिए था एक्सप्रेशन, उसके लिए हमने ये कंसीडरेशन लेना है, कंसीडर अ स्मॉल पोर्शन ABCD। हमने ABCD एक पोर्शन ले लिया, ठीक है। इज बेंट ABCD ऑफ अ बेंट बीम विच सस्टेन एंगल थीटा एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आपके पास हो जाएगा R, ठीक है। और क्या हुआ, लेट PQ बी द लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट। क्योंकि होता क्या है, किसी भी लेयर में बहुत सारे क्या होते हैं, यहाँ पर देखिए, ये एक लेयर है, इस लेयर में क्या है, बहुत सारे पैरेलल लॉन्गिट्यूडनल मेटेलिक फाइबर्स होते हैं और इन मेटेलिक फाइबर्स को ही फिलामेंट बोलते हैं। तो हमको क्या करना है, इसी में एक लेयर, इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर एक फिलामेंट लेना है, ठीक। और उस फिलामेंट का हमने नाम दे दिया है PQ। तो यहाँ लिखा गया है, लेट PQ बी द लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट at a normal distance x from neutral axis
एन एन डैश से नॉर्मल डिस्टेंस x पर हमने एक फिलामेंट लिया है PQ, ठीक है। अब PQ ले लिया, इसके बाद करना क्या है? इसके बाद की तो बहुत आसान थ्योरी है, सिर्फ न्यूमेरिकली आपको डील करना है। चलिए, अब यहाँ तक पहुँच जाने के बाद क्या करना है आपको? आपको बताना है कि आप जानते हैं एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एज वी नो दैट मैंने लिखा as we know that angle is equal to arc upon radius। डेरिवेशन बहुत आसान है, बस थोड़ी सी थ्योरी आपको समझनी है बस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहां से आर्क इज इक्वल टू क्या ले सकते हो? एंगल मस्ट बी इन रेडियन इनटू रेडियस। जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले में जो एंगल होगा इट शुड बी इन रेडियन होना चाहिए, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं किसके लिए? फॉर न्यूट्रल एक्सिस। क्या लिख रहा हूं? फॉर न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या है? एन डैश। एन डैश के लिए क्या आ जाएगा? एन डैश के लिए तो आर्क तो यही है, तो यहां लिखोगे एन डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, एंगल ये हो गया थीटा इंटू रेडियस क्या हो जाएगी? आर, तो ये हो जाएगा थीटा आर। क्या हो गया? थीटा आर हो गया। इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर लिखता हूं मैं किसके लिए? फिर लिखता हूं फॉर PQ, फॉर फिलामेंट, क्योंकि आपने लिया है ना यहाँ पे एक लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट है। फॉर लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट PQ, तो क्या आ जाएगा? यहाँ PQ इक्वल टू डैश कर दिया, PQ इक्वल टू क्या मिल जाएगा? PQ इक्वल टू देखेंगे तो एंगल ये है और रेडियस क्या हो जाएगी? PQ तक की रेडियस हमारे पास R प्लस एक्स हो जाएगी, क्योंकि न्यूट्रल एक्सिस से इस लेयर की, इस फिलामेंट की जो लॉन्गिट्यूडनल फिलामेंट PQ लिया है वो नॉर्मल डिस्टेंस x पर है। तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा थीटा इंटू आर प्लस एक्स। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अब कितना एलोंगेशन हुआ है ये निकाल लिया जाए। क्या कि देखिए PQ कितना ज़्यादा एलोंगेट हो गई है, क्योंकि ये इसके ऊपर है, न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाली लेयर क्या हो रही है? लेंथ में बढ़ रही है, एलोंगेट हो रही है। तो हमको निकालना है एक्सटेंशन, तो मैं यहाँ इसको भी रब कर देता हूँ। देखिए अब मुझे निकालना है चेंज इन लेंथ, ठीक। अब चेंज इन लेंथ कैसे निकाला जाएगा वो देखिए। चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ कहिए या एक्सटेंशन कह लीजिए इसी को। एक्सटेंशन कितना हुआ है? तो चेंज इन लेंथ क्या आएगा? PQ में से एन डैश हटा दीजिए, तो PQ माइनस एन डैश, तो चेंज इन लेंथ कितना आ जाएगा? चेंज इन लेंथ आ जाएगा थीटा आर प्लस एक्स माइनस थीटा आर। इसको ओपन कर दीजिए, थीटा आर प्लस थीटा एक्स माइनस थीटा आर, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो चेंज इन लेंथ कितनी आई? इतनी आ गई। चेंज इन लेंथ, इतना एक्सटेंशन आपको मिला कि जो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर फिलामेंट PQ लिया है आपने, उसमें कितना एक्सटेंशन हुआ है? उसमें इतना एक्सटेंशन हुआ है, ठीक है। अब क्या निकाल लिया जाए? अब निकाल लिया जाए स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? नाउ स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ, या ब्रैकेट में कह सकते हो एक्सटेंशन कितना हुआ है डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, बात हो रही है किसकी? बात हो रही है न्यूट्रल एक्सिस की, तो ओरिजिनल तो न्यूट्रल एक्सिस से निकलेगा। तो स्ट्रेन आपको मिल गया, स्ट्रेन इज इक्वल टू मिल गया चेंज इन लेंथ कितना? थीटा आर
और नीचे आया है कितना, न्यूट्रल एक्सिस के लिए थीटा, सॉरी ये आपको मिला है थीटा एक्स, यहाँ पे आएगा थीटा आर, ये है एक्स, यहाँ थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा एक्स बाई आर। जब स्ट्रेन मिल जाए, ठीक है, जब स्ट्रेन मिल जाए तब क्या चाहिए, उसके बाद आपको निकालना है, आपको फोर्स चाहिए, तो फोर्स के लिए फॉर्मूला चाहिए, यंग मॉडुलस का यूज करेंगे तो आपको फॉर्मूला फोर्स का मिल जाएगा। तो यहां लिखूंगा मैं बाय यूजिंग या अकॉर्डिंग टू, या आप ऐसा भी लिख सकते हो एज वी नो दैट यंग मॉडुलस, एज वी नो दैट यंग मॉडुलस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेस, ये स्ट्रेन कौन सा है, ठीक है, ये है नॉर्मल स्ट्रेस। कैसा है, नॉर्मल स्ट्रेस। मैं पूरा लिख देता हूं, नॉर्मल स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस में भी दो स्ट्रेस होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है कंप्रेसिव। तो ये लॉन्गिट्यूडनल का है, स्ट्रेन कैसा है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है। ठीक है, लेकिन हम स्ट्रेन, सब स्ट्रेन वर्ड ही यूज करके अपना काम कर लेंगे। तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस क्या आएगा, y इंटू स्ट्रेन आ जाएगा, ये आ गया। ये नॉर्मल स्ट्रेस कितना होता है, ये होता है फोर्स अपॉन एरिया, एरिया आ जाएगा। तो y इंटू स्ट्रेन है ये, ठीक। तो यहां से फोर्स इक्वल टू आ जाएगा y इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेन की वैल्यू कितनी है, x बाई आर है, ऐसा दिया गया है। और ये एरिया है A, तो यहाँ लिख दिया जाता है। देखिए एरिया कौन सा है, देखिए एरिया तो बहुत है, यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर सब एरिया ही है, तो हम स्मॉल एरिया मान लेते हैं। A क्या है, लेट A इज इक्वल टू स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया इज इक्वल टू क्या ले लेते हैं, डेल ए। हमने एक छोटा सा एरिया ले लिया है डेल ए, तो डेल ए ले लिया। तो अब इसके बाद की क्या सिचुएशन बनेगी, देखिए थोड़ा सा यहाँ हटा देता हूँ, रब कर देता हूँ तो बात समझ में आ जाए आपको। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। अभी क्या हुआ, यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया। अब देखिए ये फोर्स निकल आया, ठीक है। इसके बाद आप निकाल लीजिए मोमेंट ऑफ फोर्स। क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर स्मॉल एरिया। कितना आएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स फॉर स्मॉल एरिया क्या आ जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स आपके पास तो ये निकल आया, ठीक, फोर्स ये निकल आएगा। एरिया की वैल्यू आप डेल ए रख दोगे, क्या आ जाएगा, यहाँ से फोर्स कितना है, y x बाई आर, और ये है a का मतलब डेल ए, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, नॉर्मल डिस्टेंस आपने पहले बोली थी कि नॉर्मल डिस्टेंस x है, x क्या है, नॉर्मल डिस्टेंस है। तो ये कितना हो गया जाके, y अपॉन आर एक्स स्क्वायर डेल ए आ गया, ये इतना मिल गया आपको। तो ये जो फोर्स आया है मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क या कपल फॉर स्मॉल एरिया आया है। अब आपको चाहिए क्या, इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे एरिया यहाँ पर होंगे, उन सारे एरिया पे लगने वाला जो फोर्स होगा, या कह लीजिए नेट फोर्स कितना, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स कितना होगा, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स, ये क्या हो जाएगा, जो नेट मोमेंट ऑफ फोर्स होता है दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द restoring forces। यही जो होता है उसी को बोलते हो क्या हो, इसे बोलते हो बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग
मोमेंट। एक तो ये भी डेफिनेशन होती है बेंडिंग मोमेंट की, आप ऐसा बोल सकते हैं कि सम ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द रेस्टोरिंग फोर्सेस इज नोन एज बेंडिंग मोमेंट, तो भी बात बन जाएगी। तो सम ऑफ मोमेंट ऑफ निकालना है तो इसी चीज को क्या लिख सकते हो, यहाँ लिखा जाएगा नाउ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, कैपिटल जी होता है। कैपिटल जी क्या होगा, ये तो निकला है स्मॉल एरिया पर, छोटे से एरिया के लिए। अब टोटल निकालना है तो सिग्मा ले लीजिए, सिग्मा वाई बाई आर एक्स स्क्वायर डेल ए, ये आ गया। इसको सही से लिखोगे तो क्या आएगा, ये बेंडिंग मोमेंट जी हो गया, वाई बाई आर निकाल लीजिए और यहाँ पे आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर डेल ए। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू होती है इसको आई जी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, वेयर सिग्मा एक्स स्क्वायर डेल ए इज इक्वल टू आई जी। आई जी क्या होता है, आई जी इज इक्वल टू होता है ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई जी है वो होता है के स्क्वायर, क्या होता है, ए के स्क्वायर होता है। ए होता है एरिया और के रेडियस ऑफ जायरेशन है। क्या है, एरिया, यह है एरिया, रेडियस ऑफ जायरेशन है। इतना हो जाता है। तो आपको फाइनली फॉर्मूला क्या मिला, आपको फॉर्मूला क्या मिल गया, यहां से फॉर्मूला फाइनली आपको मिल जाता है G इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट कैपिटल G इज इक्वल टू क्या मिल गया, G इज इक्वल टू मिल जाता है Y अपॉन R इंटू आई जी। ये वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है। जो ये टर्म आ रहा है, कौन सा टर्म, y और आई जी, ये क्या चीज़ है जरा देखिए, वाई आई जी। इस वाई आई जी को क्या बोलते हैं, वाई और आई जी, ये होता है फ्लैक्सुरल रिजिडिटी। क्या होता है, फ्लैक्सुरल रिजिडिटी। क्या इसकी मीनिंग है जरा समझिए। जो फ्लैक्सुरल रिजिडिटी है इसका मतलब होता है इट इज अ मेजर ऑफ, इट इज अ मेजर ऑफ बेंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ बीम, बेंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ बीम, रेजिस्टेंस ऑफ बीम। ये छोटी सी बात हो गई। इसका फॉर्मूला क्या होता है जरा देखिए। तो ये अगर आपको फॉर्मूला लिखना है तो सिर्फ इतना लिख दीजिएगा। क्या लिखोगे आप, फ्लैक्सुरल रिजिडिटी इज इक्वल टू वाई आई जी। इसकी यूनिट क्या लिखेंगे आप, इसकी यूनिट देखिए, y की यूनिट होती है क्या, यूनिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं लिखूँ यूनिट तो यूनिट में क्या आएगा, y की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और जो IG होता है उसकी यूनिट क्या होती है, जरा मैं IG की यूनिट यहाँ लिख देता हूँ। देखिए ये क्या आएगा, मीटर स्क्वायर, इसका मीटर स्क्वायर होता है तो ये होता है मीटर की पावर 4। तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर की पावर 4। तो 1 मीटर एक कैंसिल हो जाएगा ये, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आपको ये पता चल गया कि जो फ्लैक्सुरल रिजिडिटी है, जो फ्लैक्सुरल रिजिडिटी है एक्चुअली है क्या, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ यंग मॉडुलस एंड ये क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप इतना बोल सकते हो, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टर्म्स, उसको बोलते हो फ्लैक्सुरल रिजिडिटी। अब फ्लैक्सुरल रिजिडिटी को कैसे डिफाइन करना है, इट इज़ अ मेजर ऑफ बेंडिंग रेजिस्टेंस ऑफ बीम। फॉर्मूला होता है YIG और यूनिट होती है दिस। ओके बेटा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका नोट डाउन करिए अपनी कॉपी पे।